दोस्तों, आज अमेरिका वही गलती करने जा रहा है जो कि आज से लगभग 50-60 साल पहले यूएसएसआर ने की थी। यूएसएसआर ने जिस तरीके से अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए बहुत सारे देशों पर एनक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया था और अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था, उसके एवज के अंदर ही अमेरिका ने नाटो को फॉर्म किया था, नाटो को बनाया था, ताकि यूएसएसआर जिस तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है उसके कदमों को रोका जा सके और साम्यवादी जो व्यवस्था है, कम्युनिज्म जो है, उसको एक्सटेंड होने से, एक्सपांड होने से बचाया जा सके। इसलिए नाटो की स्थापना हुई थी। लेकिन उस समय यूएसएसआर को एक भयंकर रिजल्ट्स को देखने को मिला था। यूएसएसआर बिखर गया था और उस पर बहुत सारे देशों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया था। आज अमेरिका जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, डेनमार्क ऐसे देशों को आज चैलेंज कर दिया है कि हम लोग तुम्हारे देशों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में यह बात करेंगे कि आखिरकार क्या नाटो अलायंस टूटने वाला है? क्या नाटो के सभी देश मिलकर यूएसए पर अटैक कर सकते हैं? क्योंकि नाटो का आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? वो यही तो कहता है कि अगर हमारे में से किसी भी कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है तो फिर सभी कंट्री मिलकर उस कंट्री के ऊपर क्या करती हैं? अटैक करती हैं। आज यूक्रेन को नाटो के अंदर इसलिए शामिल नहीं किया गया कि अगर नाटो के अंदर यूक्रेन शामिल होता तो फिर आज सभी देश मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करते। लेकिन आज यूक्रेन इसीलिए अलग थलग पड़ा हुआ है। टर्की ने उस समय विरोध किया था यूक्रेन का कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना है। तो हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक क्यों किया गया है और इसमें अमेरिका का क्या वर्चस्व है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वेनेजुएला के अंदर क्राइसिस हो चुका है। बहुत सारे लोग आज वहां पर मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने वहां के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। वहां के जितने भी ऑयल के जो तेल के कुएं हैं उनके ऊपर अगर किसी का एनक्रोचमेंट है तो वो किसका है? अमेरिका का है। आज 55 जो लोग हैं वेनेजुएला के, वो मारे गए हैं वेनेजुएला क्राइसिस के अंदर। क्या अमेरिका इस चीज की जिम्मेदारी लेता है? क्या जो एक देश जो कि दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स का पाठ सिखाता है, क्या वहां पर ये वायलेशंस नहीं होना चाहिए? आज वो खुद जो है वो दूसरे देशों के ऊपर अटैक करके ऐसे क्राइसिस को अंजाम दे रहा है। डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं, इफ यूएस अटैक्स अनदर नाटो कंट्री एवरीथिंग स्टॉप्स, सेज डेनिश पीएम। तो डेनमार्क की जो पीएम है उन्होंने ये कहा है कि नाटो के अगर किसी मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगे जिसने नाटो कंट्री के ऊपर अटैक किया है। तो व्हाई द यूएस इज विलिंग टू रिस्क द नाटो अलायंस फॉर द ग्रीनलैंड। मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर जबरदस्त रिस्क लिया गया है कि क्या वाकई में ग्रीनलैंड आज यूएसए के लिए इतना भयंकर मतलब इंपॉर्टेंस बन चुका है। आपको पता होगा कि लगभग 1800 के आसपास में अलास्का को लिया था रशिया से, रशिया ने उसको बेच दिया था। अमेरिका को यह पता था कि आज से मैं लगभग 100, 150, 200 साल बाद इस अलास्का का किस तरीके से यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर पेट्रोलियम है, यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यहां पर हमको मेटल्स मिलेंगे। तो आज अलास्का के अंदर वो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन रशिया को उस समय यह पता नहीं था कि ये जो लैंड है वो इस तरीके से यूजफुल हो सकती है। ऐसा ही ग्रीनलैंड है। आज ग्रीनलैंड पूरा बर्फ से ढका हुआ है। केवल 2 वहां पर जो हवाई पट्टियां हैं वो बनी हुई हैं और उसके ऊपर डेनमार्क के कई हवाई जहाज जो है लैंड करते हैं। आज डेनमार्क जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, अमेरिका को पता है कि आज से लगभग 150, 200 साल बाद में ये जो लैंड है वो काम में आएगी रेयर अर्थ मिनरल्स के। उसका जो फॉरकास्टिंग है वो बड़ा जबरदस्त है। इसलिए आज अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। आज ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार जमाने के पीछे यह भी एक कारण है कि चाइना और रशिया जो कि वहां पर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं वो उसको दूर रखना चाहता है। तो अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक होता है तो ये मान के चलिए कि डेनमार्क के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि डेनमार्क जो है वो ही वहां पर एक पॉलिटिकल और वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको मेंटेन करता है डेनमार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार नाटो जो है वो क्या है और नाटो की मेंबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। देखिए, नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि उस समय रशिया का वर्चस्व कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था। रशिया अपने आप को एक्सपांड करना चाह रहा था, जर्मनी तक, बर्लिन तक अपने आप को एक्सपांड करना चाह रहा था। तो वो जो साम्यवादी व्यवस्था थी और उसके जो इन्फ्लुएंस के अंदर देश थे उनका धीरे धीरे एक्सपांशन हो रहा था।
अमेरिका यह सोचता था कि अगर साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अगर वो एक्सपांड करेगा तो कैपिटलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने भी सोचा कि मैं कोई एक ऐसा अलायंस बनाता हूं जो कि इनको रोक सके, मतलब जो साम्यवादी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि जर्मनी तक आ चुके हैं, इनको वापस से पीछे कर सके। इसीलिए अमेरिका ने रशिया के वर्चस्व को कम करने के लिए नाटो की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाया, जिसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही में यूएसए और कनाडा इसके अंदर शामिल है। तो एक बार अगर हम लोग कंट्रीज को देखें तो इसके अंदर नॉर्वे आप लोग यहां पर देखेंगे और डेनमार्क भी इसमें शामिल है, आइसलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यूके है, बेल्जियम है, मतलब यूरोपियन सभी कंट्री जो है इसके अंदर शामिल है। यहां तक कि टर्की जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। और टर्की एक्चुअली में हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर एक विवाद के तौर पर है, एक अपवाद के तौर पर है वो, क्योंकि उसका शामिल होना एक विवाद इसलिए है क्योंकि वो एकमात्र देश ऐसा है जो कि एशियन का भी पार्ट है और यूरोपियन का भी पार्ट है, लेकिन उसका होना या ना होना उससे कोई भी फायदा नाटो कंट्रीज को नहीं होता है। तो आज जिस डेनमार्क को आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये नाटो का एक मेंबरिंग कंट्री है। तो नाटो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी नाटो कंट्रीज लोग जो कि कितनी हो चुकी हैं, लगभग 30 के आसपास हो चुकी हैं। इसमें से सभी यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए और कनाडा, ये पूरे विश्व की जीडीपी को अगर काउंट करें तो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर। अब इन्होंने नाटो कंट्रीज, नाटो जो है वो एक सैनिक संगठन है, लेकिन सैनिकों को चलाने के लिए, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा भी तो लगता है। इसलिए जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं, मेंबरिंग कंट्रीज हैं, वो अपने पूरे साल के जीडीपी का 2% जो है डिफेंस पे खर्च करते हैं, और वो भी कहां पर होता है, नाटो के ऊपर होता है। इसलिए सभी देश मिलकर पूरी जीडीपी का, अपने देश की जीडीपी का 2% नाटो के जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको डेवलप करने के अंदर अपने पैसे को खर्च करते हैं। अब नाटो के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5, जो कि ये कहता है कि अगर नाटो की किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो यह समझा जाएगा कि नाटो की सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है, और वो सभी कंट्रीज मिलकर किसके ऊपर अटैक करेंगी, वो उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे जिसने नाटो कंट्री के ऊपर अटैक किया है। अब सवाल यह है कि यूएसए खुद नाटो के अंदर है और डेनमार्क जो है वो भी नाटो के अंदर है। अब अटैक जो है अगर यूएसए करता है डेनमार्क के ऊपर, तो डेनमार्क के साथ में या तो सारे देश आ जाएंगे या सभी देश मिलकर यूएसए के साथ में मिलकर डेनमार्क के ऊपर अटैक करेंगे। अब यहां पर कंडीशन क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यह है कि सभी देश जो है वो डेनमार्क के साथ आएंगे, क्योंकि अटैक इसके ऊपर हुआ है और सभी देश मिलकर फिर यूएसए के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन क्या इन सभी देशों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यूएसए के ऊपर अटैक कर सकते हैं? आप सबसे पहले इसको देखिए कि आर्टिकल जो 5 है इसको इन्वॉक किया गया था एक बार जब 9/11 के अटैक्स हुए थे उस समय। तो 9/11 के जब अटैक्स हुए थे उस समय जो नाटो अलाइज कंट्रीज थी उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर ये जो अलकायदा वगैरह है इनको लेकर एक ग्रुप जो है वो बनाया था, ताकि हम लोग वहां पर क्या कर सके, एक्शन ले सके। तो आर्टिकल नंबर 5 जो है इसको एक बार ही क्या किया गया है, यूज किया गया है, ट्रिगर किया गया है। अब आप इस मैप के अंदर देखिए, ये जो ब्लू लाइंस आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लू लाइंस हैं यूरोपियन नाटो मेंबर्स की, और जो बजट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये इसके लिए है कि जो बजट खर्च होता है नाटो की डिफेंस के लिए, सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज उसके ऊपर खर्च करती हैं। ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं यह है चाइना की, ठीक है, और जो ग्रीन लाइन आप लोग देख रहे हैं यह है रशिया की। मतलब रशिया कितना खर्च करता है डिफेंस के ऊपर, चाइना कितना खर्च करता है, और फिर नाटो जो मेंबरिंग कंट्री है वो अपने डिफेंस के ऊपर कितना खर्च करती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि नाटो की जो पावर है वो बड़ी जबरदस्त है। इसलिए आज सभी कंट्री जो हैं वो नाटो से घबराती हैं। अगर मान लीजिए कि कल को यूएसए अटैक ही करता है डेनमार्क के ऊपर ताकि वो ग्रीनलैंड को ले सके, तो फिर यह बात तो निश्चित है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसको एक स्पार्क मिलेगा और वो शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे देश जो है वो कूद जाएंगे। अब डेनमार्क की अगर हम लोग लोकेशन को देखें, डेनमार्क जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का एक मेंबर है। अब इसने ग्रीनलैंड को अपने यानी कि पॉलिटिकल, जिसको हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर चलाता है, और यहां के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसको कौन देखता है, डेनमार्क देखता है। तो डेनमार्क पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड है। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि पूरे विश्व के अंदर अगर आइलैंड्स को हम लोग देखें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, इसकी कैपिटल है नुक। यहां पर एस्किमो जो जनजातियां हैं, वो स्पीसीज है, वो यहां पर रहती है। अब ग्रीनलैंड से यूएसए को क्या वास्ता है? देखिए ग्रीनलैंड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी है। यहां से वो रशिया और चाइना जो है उनकी सेनाओं को पीछे कर सकता है, क्योंकि कई बार यहां पर रशिया के
और चाइना की जहाज जो है शिपमेंट वो भी यहां पर आते हैं। एक तो उनको दूर रखा जाएगा। दूसरी बात है कि अमेरिका के ऊपर यह भी एलिगेशन लगता है कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल जो है वो भी यहां से निकाल सकता है, पेट्रोलियम जो है वो भी यहां से निकाल सकता है। लेकिन यह बात तो फिर भी दूर की बात है, आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से अलास्का को काम में लिया गया है वैसे ही ग्रीनलैंड का यूज जो है वो यूएसए करेगा। मतलब भरपूर प्रयोग जो है, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल यूएसए कहां पर करेगा? ग्रीनलैंड के ऊपर करेगा। तो अब ये कयास लग रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसके लिए एक स्पार्क हो सकता है नाटो कंट्रीज के ऊपर हमला, और नाटो कंट्रीज मिलकर यूएसए के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। अभी आगे आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मोदुरो, उनको उठाया गया, आज उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हस्बैंड वाइफ की यानी कि मोदुरो खुद और उनकी पत्नी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे और वहां पर अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, तो ये बात है। और दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। द पावर ऑफ फोकस कि आखिरकार फोकस से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।